स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। अजमेर। राजस्थान के अजमेर में पिछले दिसंबर में एक गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार, पीड़िता का गुस्सा पॉक्सो कोर्ट के एक पुराने पडीडीडीएच चुके पीले अदालती कक्ष में फूट पड़ा। वह जज, वकीलों और अदालत में मौजूद आरोपियों पर चिल्लाते हुए बोल उठी, आप लोग मुझे अब भी बार बार कोर्ट क्यों बुला रहे हो? 30 साल हो गए, मैं अब एक दादी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। सारी अदालत सन्न रह गई। उसने पूरे गुस्से से साथ कहा, हमारे पास अब परिवार हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? उसके शब्दों ने दैनिक भास्कर के स्थानीय संस्करण में काफी सुर्खियां बटोरीं। 1992 से चल रहा राजस्थान का कुख्यात सामूहिक बलात्कार वाला यह मामला, जिसे अजमेर ब्लैकमेल कांड कहा जाता है, आज भी एक खुला घाव है जो उसके पीड़ितों के दर्द के किसी भी तरह के इलाज या फिर इस मामले के खत्म होने के प्रयासों का विरोध करता रहता है। 2004 में सामने आए दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस के एमएमएस कांड से बहुत पहले हुआ। ये कांड कई सारी युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार और वीडियो रिकॉर्डिंग तथा तस्वीरों के माध्यम उन्हें अपने आप को उनके हवाले करने और चुप्पी साधे रखने के लिए ब्लैकमेल करने का मामला था। अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल का मामला राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक पहुंच, दंडभाव से मुक्ति और छोटे शहर के ग्लैमर के जहरीले मिश्रण से उपजा एक मामला था। और अगर इस शहर का एक निडर क्राइम रिपोर्टर, आपराधिक मामलों का संवाददाता सामने नहीं आया होता तो यह कभी भी अदालतों तक नहीं पहुंचता। अजमेर में हर कोई जानता था कि आरोपी कौन है। वे थे मशहूर चिश्ती जोधी, फारूक और नफीस, जो अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े बड़े परिवार से संबंधित थे, और उनके दोस्तों का गिरोह। इन लोगों ने स्कूल जाने वाली कई सारी युवतियों को महीनों तक धमकियों और ब्लैकमेल के जाल में फंसाया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक फोटो कलर लैब ने इन महिलाओं की नग्न तस्वीरें छापी और उन्हें वितरित करने में मदद की। जब यह सारी खबर सामने आई तो अजमेर में धार्मिक तनाव बढ़ गया और पूरा शहर बंद भी हो गया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ये महिलाएं कौन थीं और उनके मामले के सार्वजनिक बहस में के बाद वे कहां गायब हो गईं। स्थानीय मीडिया ने इन युवतियों को आईएएस आईपीएस की बेटियां कहा, लेकिन वे सिर्फ कुलीन घरों से ही नहीं थीं। उनमें से कई सरकारी कर्मचारियों के मामूली मध्यम वर्गीय परिवारों से आती थीं, जिनमें से कई इस सारे हो हंगामे के मद्देनजर अजमेर छोड़ के चले गए। हर बार जब वे किसी पुलिसकर्मी को देखती हैं तो वे घबरा जाती हैं। पुलिस के रिकॉर्ड, अभिलेख में इन बलात्कार पीड़िताओं के प्रथम नाम और सरकारी कॉलोनी के उन अस्पष्ट पतों का उल्लेख है जहां से वे बहुत पहले चली गई थीं। उस समय की स्कूली छात्राएं रहीं ये सामूहिक बलात्कार पीड़िताएं अपने अपने पतियों, बच्चों और पोते पोतियों के साथ अलग अलग शहरों में चली गईं, जिससे पुलिस के लिए उनका पता ठिकाना रखना लगभग असंभव हो गया। पिछले कई दशकों से किसी आरोपी के आत्मसमर्पण करने या उसके गिरफ्तार होने पर अदालतों ने हर बार इन पीड़िताओं को तलब किया। जब भी सुनवाई शुरू हुई, पुलिस वाले समन देने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के घरों पर जा धमके। वकीलों का कहना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 273 के तहत अदालत को आरोपी की उपस्थिति में पीड़िता की गवाही दर्ज करनी होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो इन महिलाओं को फिर से आघात पहुंचाती है। इसे लेकर पुलिस भी हताश परेशान होती। दरगाह थाने के थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने इस बारे में बताया, कितनी बार हम उन्हें अदालत में घसीटेंगे, फोन करने पर वे हमें गालियां देती हैं। जब भी वे अपने दरवाजे पर किसी पुलिसकर्मी को देखती हैं तो वे आतंकित हो जाती हैं। करीब 1 साल से सिंह को समन देने और पीड़ितों को अदालत में लाने का काम सौंपा गया है। उन्होंने इसे एक बहुत ही मुश्किल काम के रूप में वर्णित किया। सिंह ने कहा, एक परिवार ने कहा कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। एक और परिवार ने मुझे धमकी देने के लिए वकील भेजा। कम से कम 3 पीड़िताओं ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के बाद आत्महत्या की कोशिश की।